हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तुम लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि वेजिटा उन सभी को रात को ट्रेनिंग करने के लिए बुलाता है और वो सभी ट्रेनिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो सभी अपना पावर अप करते हैं, जिनमें से ब्रोली भी होता है जो कि अपना पावर अप करता है। इस बार ब्रोली को देख के लग रहा होता है कि शायद इस बार उसने अपने पावर को कंट्रोल कर लिया है और वो सभी अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देते हैं। और तभी हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा उड़ रहा होता है और सूरज की तरफ देख रहा होता है। वेजिटा के कपड़े काफी हद तक फट चुके होते हैं, जिसका मतलब है कि वो पूरी रात ट्रेनिंग कर रहे थे। और तभी वेजिटा नीचे देखता है। हम देखते हैं कि काबा, केल, कैलीफ्ला नीचे पड़े हुए हैं। रात भर ट्रेनिंग करके वो बहुत ही ज्यादा थक चुके होते हैं। तभी हमें ब्रोली को दिखाया जाता है। ब्रोली की हालत भी काफी कुछ वेजिटा जैसी होती है और वेजिटा के अलावा सिर्फ ब्रोली ही है जो अपने पैरों पे अभी तक खड़ा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक नॉर्मल साइयन के मुकाबले ब्रोली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और काबा जमीन पे बड़ा बड़ा स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो ट्रेनिंग करके बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन कैलीफ्ला इतनी ज्यादा खुश नहीं होती। वो खुद से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अभी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और केल ब्रोली की तरफ देख रही होती है। उसे इस फाइट वगैरह से, ट्रेनिंग से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता। और थोड़ी देर बाद वो सब खड़े होने लग जाते हैं और खड़े होते हुए कैलीफ्ला बोलती है, मुझे कोई शक नहीं ब्रोली, तुम्हारा पोटेंशियल बिल्कुल केल जैसा ही है। और ये सुन के ब्रोली स्माइल करता है और वेजिटा भी बहुत ही ज्यादा प्राउड में होता है। वेजिटा सोच रहा होता है कि ब्रोली ने ताकत का वो हिस्सा छू लिया है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब मैंने और कैकरोट ने मिलके ब्रोली से फाइट करी थी, तब से लेके अब तक ब्रोली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और तभी वेजिटा नीचे आ जाता है और बोलता है, केल, पिछली रात तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया था। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है कि तुम ब्रोली के लिए बेस्ट टीचर हो। और तभी वेजिटा थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, और तुम कैलीफ्ला, जो तुम्हें ये नई फॉर्म मिली है जिसमें तुम अपना 100% यूज कर पा रही हो, तुम्हें इसको और भी ज्यादा ट्रेनिंग से मेंटेन करना होगा ताकि तुम इसे लंबे समय तक रख सको। तुम्हें इसे इजीली हासिल करना होगा। तुम्हें तब तक ट्रेन करना होगा जब तक तुम इस फॉर्म में इजीली ट्रांसफॉर्म होना ना सीख जाओ। और वेजिटा की बात सुन के कैलीफ्ला थोड़ा सा सीरियस होकर बोलती है, अगर तुम एक बार मेरी तारीफ कर दोगे तो उसमें तुम्हारी जीभ नहीं कट जाएगी। और कैलीफ्ला की बात सुन के वेजिटा थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा, ये तारीफ ही थी। और काबा इन दोनों की बातचीत सुन के थोड़ा सा घबराया होता है, कहीं ये दोनों दोबारा लड़ने न लग जाए। और तभी कैलीफ्ला थोड़ा सा शर्माते हुए बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, खैर अब हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि सुबह हो चुकी है। और तभी वो सब अपने अपने ग्रुप में चले जाते हैं जहाँ उन्हें अब की ट्रेनिंग शुरू करनी है। और तभी हम उस सैयन को देखते हैं जिसने पिछली बार वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करी थी। वो सैयन पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो पावर अप करके अपने आसपास के सैयन को दिखा रहा होता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है एक ही रात में। हम देखते हैं कि काबा भी अब अपने ग्रुप में पहुंच चुका है। काबा एडमिरल रूबा से पूछता है, आपने तो जितना मैंने सोचा था उससे भी जल्दी ट्रेनिंग शुरू कर दी। एडमिरल रूबा बोलता है, पिछली रात कोई भी घर जाना ही नहीं चाह रहा होता है, हम सब पूरी रात ट्रेनिंग कर रहे थे। और फाइनली वेजिटा भी अपने ग्रुप में पहुंच जाता है और वेजिटा उस सैयन को बोलता है, तो ऐसा है क्या, तुम आखिरकार समझ ही गए जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। और वो सैयन वेजिटा को बोलता है, थैंक यू मिस्टर वेजिटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फाइनली फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ अपने पोटेंशियल को और मैं इसे और भी ज्यादा जानना चाहता हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं है जो इसे जानना चाहता हूँ। और तभी वेजिटा थोड़ा सा शॉक हो जाता है, थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे सैयन्स आ रहे होते हैं जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब होते हैं। वो सैयन बोलता है कि ये सब मेरे दोस्त हैं और उनके दोस्तों के दोस्तों के दोस्त। मैंने इन्हें आपके और मेरे ट्रेनिंग के बारे में बताया था और अब ये सब भी आपके साथ ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं। और तभी जितने भी सैयन्स वहाँ आए होते हैं उनमें से एक बूढ़ा इंसान बोलता है, नाइस टू मीट यू मिस्टर वेजिटा, आपसे मिलकर मेरे को बहुत ही खुशी हुई। मैं यहाँ से 2000 किलोमीटर एक दूर से आया हूँ, मैं वहाँ का प्रधान हूँ। मैं आपकी स्टोरी सुन के यहाँ आया हूँ। मैंने स्टोरी सुनी कि एक आदमी जो सैयन्स को वैसे ही ट्रेन कर रहा है जैसे पिछले दिनों में किया करते थे। और तभी एक आंख वाला सैयन बोलता है, मैं एक पुराना सोल्जर हूँ और मैं अपने पुराने दिनों में यहाँ पे ट्रेन करता था और मेरे कानों तक आपकी स्टोरी आई तो मुझे लगा कि शायद काम पे वापस लौटने का समय आ चुका है।
और तभी वेजिटाउन सबको थोड़े गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें पता है अगर तुम ये कदम उठाओगे तो तुम्हारा अंत कैसे होगा? क्या तुम ये रिस्क लेने का सोच भी सकते हो? और तभी उनमें से एक सही लड़का बोलता है, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कोई हमारे लिए भी नहीं लड़ेगा। और तभी वो बूढ़ा इंसान दोबारा से बोलता है, अगर हम सबको मरना ही है तो हम लड़ते हुए मरेंगे अपनी आखिरी सांस तक, वरना ऐसे तो कोई तैयार ही नहीं होगा। और उन सब की बात सुन के वेजिटा स्माइल करता है और बोलता है, बढ़िया, ये हुई ना बात, ये समय है कुछ करने का। और ये बोलने के बाद वेजिटा सोच रहा होता है कि शायद अंत में हम सब ये लड़ाई जीत जाएं कैकरोट। और इससे हमें पता चलता है कि वेजिटा और गोकू की दोस्ती आखिरकार कितनी ज्यादा गहरी है। और वेजिटा के साथ साथ उन तीनों एडमिरल के पास भी और भी ज्यादा सैयन आए होते हैं ट्रेनिंग के लिए, और वो सब अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। और तभी सीन चेंज होता है, हमें एक घर को दिखाया जाता है जो काफी कुछ कैप्सूल हाउस की तरह लग रहा होता है। और हम वहाँ बुल्मा और एक और लेडी को देखते हैं। वो लेडी बोलती है, जब से हम दोनों मिले हैं मैंने तुम्हें अपने बारे में काफी कुछ बताया है और अपने बच्चों के बारे में भी काफी कुछ बताया है, लेकिन तुमने मुझे बहुत ही कम बताया है, तो मुझे अपने बारे में बताओ। बुल्मा बोलती है, तुम्हें सबसे जरूरी चीजें तो पता ही है पिपिंड, जिससे हमें पता चलता है इस औरत का नाम पिपिंड है। बुल्मा बोलती है, मेरे बेटे का नाम ट्रंक्स है और उसकी एज वही है जो आज होनी चाहिए। और ये बोलते ही बुल्मा हंसने लग जाती है और बोलती है, मैं जानती हूँ ये थोड़ा अजीब है, भरोसा करना मुश्किल है, पर हम दोनों काफी जल्दी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे, मुझे यकीन है। डेफिनी बोलती है, तुम कैसी बात कर रही हो, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, ये तो आम बात है क्योंकि हम दोनों दोस्त जो हैं। फिर बुल्मा बोलती है, मुझे ये बताओ रेपिनी, तुम्हारे हस्बैंड भी वेजिटा के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं क्या? क्योंकि हमें एक हफ्ता हो चुका है एक दूसरे के साथ, लेकिन मैंने उन्हें अभी तक नहीं देखा। और ये सुन के रेपिनी जोर जोर से हंसने लग जाती है और बोलती है, मेरा पति और लड़ाई, मैं ये देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करूंगी। और ये सुन के बुल्मा थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है, एक सैयन जो लड़ता नहीं है, ये तो मैंने पहली बार सुना है। रेपिनी बोलती है, मेरा हस्बैंड सैयन नहीं है, वो एक टफली है। दरअसल टफली एक दूसरी स्पीसीज है जो प्लेनेट सडाला पे सैयंस के साथ रहती है। टफली साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ही एडवांस होती है, उनका माइंड बहुत ही फास्ट होता है। बुल्मा बोलती है, एक टफली तो अभी भी तुम्हारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं? रेपिनी बोलती है, हाँ बिल्कुल, वो पिछले 2 सेंचुरी से हमारे साथ प्लेनेट सडाला पे ही रहते हैं, और जो तुम किंग के साथ रोबोट वाले गार्ड्स देखती हो वो उन्हीं ने बनाए हैं। दरअसल जितने भी टफली हैं वो ज्यादातर समय अपना लेबोरेटरी में गुजारते हैं जो कि नॉर्थ साइड कैपिटल में है। वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमारे फैमिली अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सके और उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे सके। बुल्मा बोलती है, तो इसका मतलब जो तुम्हारा बेटा है वो आधा ही सैयन है, बिल्कुल ट्रंक्स की तरह। और तभी हमें रेपिनी का बेटा दिखाया जाता है जिसका नाम पिपिंड है। रेपिनी बोलती है, पिपिंड एक पूरी तरह सैयन नहीं है, पिपिंड को इंटेलिजेंट उसे उसके फादर से मिली है और उसको उसकी स्ट्रेंथ मुझसे मिली है, वो एक कमाल का बच्चा है, और मैं ये इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो मेरा बेटा है। बुल्मा बोलती है, ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ तुम मुझे अपने हस्बैंड और अपने बेटे से मिलाओगी। रेपिनी बोलती है, हाँ बिल्कुल, मुझे खुशी होगी। तभी बुल्मा स्माइल करते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं टफल्स की लेबोरेटरी को देख सकती हूँ? रेपिनी बोलती है, अगर सच बताऊं तो अगर नॉर्मल दिनों की बात करें तो परमी के साथ वहाँ जाना भी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तुम लकी हो क्योंकि तुम्हारे साथ एक महान औरत और उसकी महान हस्बैंड है और वो कल घर आने वाले हैं, तो शायद ही इतना भी मुश्किल नहीं होगा जितना ये सच में है, शायद वो हमें वहाँ ले जाने के लिए मान जाए। और ये सुन के बुल्मा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बहुत ही खुशी के साथ बोलती है, तो तुम्हारा मतलब है कि कल मैं वहाँ जा सकती हूँ? और रेपिनी बोलती है, हाँ बिल्कुल। और बुल्मा बहुत ही खुशी के साथ बोलती है, आ जाओ और मेरे गले लग जाओ, हम मिलके ये सडाला की टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन ला देंगे। रेपिनी बोलती है, याहो। और ये बोलते ही वो दोनों गले मिलती है और हमें अगला दिन दिखाया जाता है। रेपिनी बोलती है, तो तैयार हो जाओ, जो तुम देखने वाली हो उसके लिए यूनिवर्स 6 की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी। और फिर हमें लेबोरेटरी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही एडवांस लग रही होती है और ये बहुत ही बड़ी है, यहाँ हर जगह स्पेसशिप घूम रही होती है अलग अलग साइज की। और तभी सीन चेंज होता है, ये 1 महीने पहले का समय है जब टीएन, यामचा और क्लिन ट्राई ऑफ डेंजर से मिलने आए थे प्लेनेट कैलेमेंट पे। पेंसिल बोलता है, बहुत बढ़िया, अब जब हम शांति वाली जगह पे आ गए हैं तो मुझे बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्लिन जवाब देता है, गोहान ने हमें बोला था कि आने वाली लड़ाई के लिए हम तुम तीनों के साथ ट्रेनिंग करें। और तभी ट्राई ऑफ डेंजर ये सुन के हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं तो हमारे साथ ट्रेन करना चाहते हो? और तभी वो तीनों शांत हो जाते हैं। बेल्सिल हैरानी के साथ बोलता है, 1 सेकंड, तुमने अभी भी क्या कहा? वॉर?
और ये सुन के क्रिलिन, यामचा, टीएन एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। वो तीनों काफी हैरान होते हैं कि आखिरकार इन्हें वॉर के बारे में कुछ पता क्यों नहीं है। तभी टीएन बोलता है, जो मैसेज ग्रैंड प्रिंस ने दिया था क्या वो तुम्हें याद नहीं? और बेंजिल ये सुन के थोड़ा सा गुस्से में होता है और बोलता है, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कैसा मैसेज? और ये सुन के यामचा थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है, इसका मतलब इन्हें कुछ पता ही नहीं है। दरअसल जैसे विश ने बताया था, इस प्लेनेट के चारों ओर बहुत ही गहरे बादल हैं, जिसकी वजह से ग्रैंड प्रिंस की आवाज इस प्लेनेट के नीचे तक पहुंची ही नहीं। और थोड़ी देर सोचने के बाद क्रिलिन ये चीज समझ जाता है। क्रिलिन सोच रहा होता है कि शायद इस प्लेनेट के क्लाइमेट की वजह से, इतने गहरे गहरे बादलों की वजह से ग्रैंड प्रिंस की आवाज नीचे तक नहीं पहुंची होगी। अब बस यही चीज है जो सेंस बनाती है। और क्रिलिन ये प्रॉब्लम उन सभी को बताता है और यामचा ये प्रॉब्लम सुन के बोलता है कि तुम कहना चाहते हो कि हजारों प्लेनेट के लोगों को इस वॉर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ इस प्रॉब्लम की वजह से। और ये सुन के क्रिलिन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और बोलता है, तो इसका मतलब है कि अब मुझे ही तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। और ये बोलते ही क्रिलिन उन्हें सारी स्टोरी बताता है। उस सारी कहानी सुनने के बाद पेंसिल थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लेवेंडर बोलता है, अगर ऐसी बात है तो और समय बर्बाद मत करो, मुझे दिखाओ कि तुम कितने काबिल हो। और ये बोलते ही लेवेंडर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो तीनों भी लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो तीनों काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं इस फाइट को लेके। उनको देख के लग रहा होता है कि वो तीनों अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ने वाले हैं। और तभी टीएन लेवेंडर पे अटैक करने के लिए जंप करता है, लेकिन लेवेंडर टीएन के फेस पे जबरदस्त पंच करता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि टीएन ने अपनी क्लोन टेक्निक का यूज किया होता है। टीएन ने अपना क्लोन बनाया होता है और लेवेंडर ने उसे पंच किया होता है। और लेवेंडर के पंच करते ही टीएन का क्लोन गायब होने लग जाता है। और तभी लेवेंडर को कुछ महसूस होता है। हम देखते हैं कि टीएन लेवेंडर के पीछे गया होता है और वो लेवेंडर पे अटैक ही करने वाला है। और लेवेंडर पीछे मुड़ के टीएन को देखता है, लेकिन तब तक क्रिलिन लेवेंडर के सामने आ गया होता है। लेकिन लेवेंडर को ये पता ही नहीं होता और लेवेंडर बिना क्रिलिन की तरफ देखे हुए टीएन पे अटैक कर देता है। लेकिन तब तक क्रिलिन अपनी डिस्ट्रक्शन डिस्क को रेडी कर चुका होता है और उसे लेवेंडर की तरफ फेंक देता है। क्रिलिन का अटैक लेवेंडर को लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी लेवेंडर अपने पूंछ को जमीन पे बहुत ही तेजी से मारता है और ये करके लेवेंडर अपनी डायरेक्शन को हवा में ही चेंज कर लेता है और अब वो टीएन की जगह क्रिलिन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और ये देख के टीएन शॉक हो जाता है कि आखिरकार उसने हवा में अपनी डायरेक्शन चेंज करी कैसे। लेवेंडर क्रिलिन पे अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी क्रिलिन अचानक से अपनी सोलर फ्लेम का यूज करता है, जिसकी वजह से लेवेंडर की आंखों में बहुत ही ज्यादा रोशनी जाती है और वो एक जगह बैठ जाता है अपनी आंखों को ढक के। और मौके का फायदा उठाते हुए यामचा लेवेंडर पे अटैक करता है। यामचा का लड़ने का स्टाइल काफी कुछ एक भेड़िए जैसा ही है और वो अपनी टेक्निक का यूज करता है। यामचा बहुत ही ज्यादा स्पीड का यूज कर रहा होता है। यामचा इतनी ज्यादा स्पीड से अटैक कर रहा होता है कि उसे कुछ ही सेकंड में लेवेंडर पे बहुत सारे अटैक कर दिए होते हैं। और तभी अचानक से यामचा रुक जाता है। यामचा लेवेंडर को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेवेंडर ने अपना साइज काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। दरअसल लेवेंडर की ताकत ये है कि जितना ज्यादा उसके ऊपर अटैक किया जाता है वो उतना ही ज्यादा बड़ा होता है और उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। और लेवेंडर को ऐसे देख के यामचा कुछ समय के लिए सहम जाता है और लेवेंडर यामचा पे अटैक करने के लिए काफी पावरफुल पंच तैयार करने लग जाता है। लेकिन तभी यामचा ऊपर जंप करता है और हम देखते हैं कि टीएन अचानक से पीछे से अटैक करने के लिए आया होता है और लेवेंडर भी अपना अटैक करता है। लेकिन टीएन लेवेंडर के पंच को काफी इजीली डॉज कर लेता है और उसके मुंह पे बहुत ही जबरदस्त लात मारता है। और लेवेंडर के ऊपर अपना पहला अटैक करके वो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन लेवेंडर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो अपने हाथों के चारों ओर अपनी की एनर्जी का यूज करने लग जाता है। लेकिन वो तीनों जरा सा भी इस चीज को देख के घबराए नहीं होते, वो तीनों इसके लिए रेडी होते हैं। और तभी लेवेंडर एक बहुत ही पावरफुल बीम अटैक उन तीनों की तरफ करता है और क्रिलिन उन दोनों को मोटिवेट करने के लिए बोलता है, यामचा, टीएन, तुम्हें याद तो है ना कि हम यहाँ क्यों आए हैं? टीएन बोलता है, हम यहाँ आए हैं अपनी लिमिट को पार करने। चलो गोकू को दिखाए कि उसके साथ इतना समय बिताने का हमें कितना ज्यादा फायदा हुआ है। और ये बोलते ही वो तीनों भी अपनी पूरी ताकत के साथ बीम अटैक करते हैं। हम देखते हैं कि क्रिलिन, यामचा, टीएन तीनों की ताकत मिला के भी लेवेंडर की ताकत के सामने काफी कम
हैं, लेकिन वो तीनों ये चीज पहले से ही जानते थे और वे हार मानने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होते। और इस लड़ाई को देख के भार्गव बहुत ही सीरियस होके बोलता है, मुझे नहीं लगा था वो तीनों इतने ज्यादा जिद्दी होंगे। बेसिल बोलता है, लेकिन वो तो गंजे, वो टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम तो इतने कुछ खास नहीं थे, लेकिन अब वो बिल्कुल ही अलग लग रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। भार्गव बोलता है, वो बिल्कुल हमारे ही जैसे हैं, उन तीनों की ताकत उनके साथ लड़ने में है, अगर वो अलग अलग लड़ेंगे तो किसी न किसी कमी की वजह से वो पीछे रह जाएंगे। और तभी हम क्रिलिन यामचा टियन को देखते हैं, वो सभी अपनी बहुत ही ज्यादा ताकत लगा रहे होते हैं। क्रिलिन चिल्ला के बोलता है, क्या तुम सब तैयार हो? और ये बोलते ही वो तीनों अपनी सारी की सारी ताकत उस बीम अटैक पे लगा देते हैं। और तभी वहाँ एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये धमाका इतना ज्यादा बड़ा होता है कि जहाँ ये धमाका हुआ होता है वहाँ की जमीन बहुत ही बड़े हिस्सों में फट जाती है। और इस ब्लास्ट की वजह से क्रिलिन यामचा टियन बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होते हैं, उनकी बॉडी से जगह जगह से खून निकल रहा होता है। लेकिन इसके बाद भी वो तीनों इस लड़ाई को लेके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और फिर हम लेवेंडर को देखते हैं जिसे कुछ हुआ ही नहीं होता, उसे देख के लग रहा होता है कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। लेवेंडर बोलता है, इस लड़ाई को लेके मैं ऑलमोस्ट सीरियस हो ही गया था, खैर इनके लिए कोई जगह ढूंढो जहाँ ये आराम कर सके। बेसिल बोलता है, ठीक है। और तभी सीन चेंज होता है, हमें प्लेनेट सिड्रा दिखाया जाता है। ये प्लेनेट यूनिवर्स 9 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का है। हम देखते हैं कि यूनिवर्स 9 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यूटा वहाँ के सुप्रीम का ड्रू से बात कर रहा होता है, और वहाँ का एंजल मोहितो उन दोनों से दूर खड़ा होता है ताकि वो दोनों अकेले में बात कर सके। सिड्रा जो कि यूनिवर्स 9 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, अब वहाँ के सुप्रीम का ऐसे बोलता है, हमारे पास लगभग 2 साल है कुछ ना कुछ प्लान करने के लिए, हमें उन सब से एक कदम आगे रहना होगा, क्यों ना उनके अटैक करने से पहले हमें उन पे अटैक कर दे। और ये सुनके वहाँ का सुप्रीम का सोच में पड़ जाता है, और मोहितो जो वहाँ का एंजल है उसको लगभग उन दोनों की बातें सुनी जाती है। और तभी मोहितो उन दोनों के पास आता है और बोलता है, तुम दोनों आखिरकार किस बारे में बात कर रहे हो? और मोहितो को इतना सीरियस देख के वहाँ का सुप्रीम काय थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है, कुछ खास नहीं सर मोहितो। और सुप्रीम काय की बात सुन के मोहितो काफी गुस्से में आ जाता है और बहुत ही सीरियस होकर बोलता है, मैंने तुमसे सवाल पूछा है और मैं इसका जवाब चाहता हूँ। और मोहितो को इतने गुस्से में देख के वहाँ का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है, हम किसी बारे में बात नहीं कर रहे थे, तुम चिंता मत करो। और ये बात सुन के मोहितो और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है और बोलता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन आज से मैं तुम लोगों पे और भी ज्यादा नजर रखूंगा। उन सभी के बीच बहुत ही ज्यादा इंटेंस सिचुएशन हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ का सुप्रीम का स्माइल करते हुए बोलता है, आखिरकार आपको क्या लगा सर मोहितो? मैं तो आपको गारंटी देता हूँ हम कभी भी ऐसी बुरी सिचुएशन में खुद से कुछ भी नहीं करेंगे। और मोहितो अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन एंजल होने के नाते वो कुछ कर नहीं सकता। मोहितो बोलता है, ठीक है। और तभी हमें वापस से क्रिलिन, टियन, यामचा को दिखाया जाता है, वो तीनों पट्टियों में पूरी तरह से बंधे होते हैं। टियन और यामचा पहले ही उठ चुके होते हैं और क्रिलिन की आंखें अभी अभी खुली होती है। और क्रिलिन को उठते हुए देख के यामचा टियन को बोलता है, देखा मैंने बताया था, वो बिना सेंजुबिन के भी उठ जाएगा, वो बड़ा आदमी बन चुका है। और यामचा की बात सुन के टियन यामचा को पीछे से मारता है और बोलता है, इस चीज पे प्राउड करना बंद करो और इन लोगों को धन्यवाद कहो। और क्रिलिन थोड़ा सा नर्वस होते हुए बोलता है, इतनी ज्यादा चोटें क्या होगा जब और भी ज्यादा दुश्मनों से लड़ेंगे जो और भी ज्यादा खून के प्यासे होंगे, इनसे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। और क्रिलिन की बात सुन के यामचा स्माइल करते हुए बोलता है, हमारे पास 2 साल से भी कम समय बचा है, हमें इसमें सीखना होगा। और ये सुनते ही लेवेंडर यामचा की तरफ काफी ध्यान से देखने लग जाता है और कुछ सोचने लग जाता है। यामचा बोलता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी बुरी कंडीशन में हमें पता कैसे चलेगा कि वॉर शुरू कब हुई? लेवेंडर बोलता है, लॉर्ड सिड्रा और लो हमें बता देंगे, हम उन पे भरोसा कर सकते हैं। भार्गव मजाक करते हुए बोलता है, ये गंजा आदमी जिसकी 3 आंख है, ये जरूर बादलों के पार देख सकता होगा। और ये सुन के टियन को छोड़ के वहाँ सभी के सभी हंसने लग जाते हैं। बेसिल टियन से पूछता है, आखिरकार तुम्हारे पास वो आंख है क्यों? टियन बोलता है, मैं वंशज हूँ 3 आंख वाले क्लैन का, लेकिन अब वो क्लैन नहीं रहा। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो हमारे क्लैन में काफी समझदार इंसान था, वो मुझे इस आंख के बारे में काफी कुछ बताता था। हमारे क्लैन के कुछ लोगों का मानना था कि ये काफी अद्भुत ताकत है और कुछ का मानना था कि ये बस एक सिंबल है, लेकिन हमारे क्लैन के बाहर के लोगों का मानना था कि हम सब डीमंस हैं। लेकिन मेरे बड़ों ने मेरे को सिखाया है कि मैं इसकी वजह से नहीं, अपनी ताकत की वजह से अपनी पहचान बनाऊं। और फिर मैं किराने स्कूल को ज्वाइन करने चला गया, जहां मैं अपने बेस्ट फ्रेंड सिताजो से मिला। लेकिन
लेकिन एक दिन मैं वापस अपने गांव में गया, पर मुझे वहाँ कोई भी नहीं मिला। मेरा परिवार वहाँ था ही नहीं, जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। और मैंने कई साल उन्हें ढूंढने में गुजार दिए, लेकिन मुझे वो कहीं भी नहीं मिले। और तब मैंने फैसला किया कि मैं क्रेन स्कूल को ही अपनी दूसरी फैमिली मान लूंगा। और ये बोलते हुए वो अपने पिछली मेमोरीज को याद कर रहा होता है। और उसके बाद मैं यामचा, क्रिलिन व सन गोकू से मिला। वो सब मार्शल आर्ट सीख रहे थे मेरे विरोधी स्कूल में। और टीएन की बात सुन के यामचा और क्रिलिन भी अपनी पिछली मेमोरीज को याद करके खुश हो रहे होते हैं। टीएन बोलता है, अब वापिस मेरी आंख पे आते हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं है, ये बस मैं जैसा दिखता हूँ उसका एक हिस्सा है, और मेरे पूर्वजों की कहानियों से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। और तभी यामचा क्रिलिन के कान में बोलता है, ये सब तो कुछ भी नहीं। अर्थ का जो राजा है वो एक कुत्ता है, और उसके मुकाबले किसी की 3 आंख होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, या फिर किसी का नाक ना होना। और ये सुन के वो दोनों ही हंसने लग जाते हैं। क्रिलिन बोलता है, नाक वाली बात को लेके मेरी तरफ मत देखो। और तभी यामचा थोड़ा सा उदास होके बोलता है, पहले हमारी टीम काफी कमाल की होती थी, शायद वो अब कभी नहीं होगी। और यामचा की बात सुन के लेवेंडर बोलता है, तुमने आखिरकार ऐसा क्यों कहा। और ये सब सोच के वो तीनों काफी उदास हो जाते हैं, और क्रिलिन की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। क्रिलिन बोलता है, जब यूनिवर्स 19 को सील किया गया उस समय गोकू उसी के अंदर था, और हो सकता है अब हम उसे कभी ना मिल पाए, और अब ये सब हमें उसके बिना ही करना होगा। लेकिन तभी यामचा स्माइल करता है और उन सबको चेयर अप करने के लिए बोलता है, गोकू अब भी हमारे साथ है, वो हमारे दिलों में है। उसने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है। उसने हमें सिखाया है कि कभी भी कुछ भी साबित करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। हम सब ये लड़ाई जीतेंगे, और मैं खुद जाके गोकू को अपने दुश्मनों के हाथों में से लेके आऊंगा। और इससे हमें पता चलता है कि यामचा बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या हम गोकू को दोबारा देख पाएंगे? कमेंट में बताओ। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 8 यही खत्म होता है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never